हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपके लिए रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और अभी हम लोग का जो टारगेट है वो है कि पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग, जैसे एनसीईआरटी का रात के 8 बजे क्लास चल रहा है वो तो चले गए, क्या मॉर्निंग के 8 बजे आप लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में देखना चाहते हैं, उस क्लास को करना चाहते हैं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं वो उस क्लास को स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव से स्टार्ट करके जितने भी टॉपिक वाइज, जैसे आप लोग संस्कृति पढ़ रहे हैं तो संस्कृति के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन है, समाजीकरण टॉपिक में क्या क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, उन सभी का आप लोगों को सेपरेट वीडियो मॉर्निंग के क्लास में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उस क्लास को करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, मैं उस क्लास को ज़रूर करूँगी। और साथ ही आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज एनसीईआरटी आपका क्लास 11 का जो पुस्तक है, देखिए 11 में आपके 2 बुक आपको देखने को मिलेंगे। तो एक जो पहला बुक जिसमें जो हम लोग का भी चल रहा है वो है समाजशास्त्र परिचय। इसके अंतर्गत 4th चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जिसमें समाज एवं समाजशास्त्र, आपका संस्कृति एवं समाजीकरण, समाज का बोध, इस टाइप से है। तो मैं पूरा 4th चैप्टर का आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ये सारे एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी के हैं। आप लोग इसको क्लास को लास्ट तक देखिए। और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो वो पेड ग्रुप में मैं दे दूंगी। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ेंगे उनको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे। पार्ट ए जो है वो है समाजशास्त्र परिचय, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर है समाज एवं समाजशास्त्र। 4th चैप्टर तक आज हम लोग सारे एमसीक्यू को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहने कहा है। ये कथन किनका है? तो क्रोबर महोदय का है। नेक्स्ट है विस्तृत अर्थों में समाज और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है, यह कथन किसका है? क्या बोला जा रहा है कि समाज एवं सामाजिक मानव शास्त्र एक ही है, यह कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये आपका हॉवेल महोदय का है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखी हूँ कि मैकाइवर जी की पुस्तक का नाम क्या है? सोसाइटी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा मैं उसको भी नोट करते हुए चली हूँ। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ऐसा विचार रखने वालों में निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री प्रमुख है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो अंतःक्रिया का, समाज के अंतर्गत जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करता है, ऐसा विचार किसने रखा है? तो ये जो कथन है ये मैक्स वेबर जी का है। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस के रूप के लक्षणों के युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष विज्ञान देखने से आपको लगेगा कि अगस्त कॉम्ट का है, लेकिन ये कथन किनका है? तो ये लुंडबर्ग का है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट किस देश के विचारक थे? तो अगस्त कॉम्ट जो थे उनका जन्म स्थान का है फ्रांस, वो फ्रांसीसी विचारक थे। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कब किए थे? तो वो 1838 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है आपका कि संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ऐसा किस समाजशास्त्री ने कहा है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कथन है मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है कि आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग तो थ्योरी को करेंगे, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हम लोगों को एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना होगा। तो ये जितने भी आपको आज के क्लास में दिख रहे हैं वो उस चैप्टर के ही एमसीक्यू हैं और सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विज्ञान को
किस विचारक ने प्रारंभ में जोरदार समर्थन किया था? तो किसने समर्थन किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। नेक्स्ट है कि हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? क्योंकि देश भी पूछता है, तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के सहकर्मी समाजशास्त्री कौन थे? तो मैकाइवर के साथ किनका नाम जुड़ता है? पेज महोदय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन नहीं है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के, क्योंकि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो उसको दो भागों में बांटा गया, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो सोरोकिन नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ये जो कथन है ये वार्ड महोदय का है। मैंने आप लोगों को समाजशास्त्र परिभाषा की जो क्लास करवाई थी उसमें परिभाषा को कैसे हम लोग ट्रिक से याद रख सकेंगे उसकी भी करवाई थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था इनका कि जैसे वार्ड, तो हॉस्पिटल में क्या रहता है? वार्ड रहता है। हॉस्पिटल किससे जुड़ा हुआ है? साइंस से जुड़ा हुआ है। तो समाज का विज्ञान यानी वार्ड। इस प्रकार से आप ऐसे करके ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है किनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों में समन्वय बनाए रखना चाहिए? तो अन्य विज्ञानों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए, ऐसा कथन किनका है? तो ये स्पेंसर महोदय का है। ठीक है, अब हम लोग आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का देख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जॉर्ज सीमल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय सामाजिक स्वरूपों का विज्ञान है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से भिन्न एक क्या है? तो एक वैज्ञानिक विज्ञान है। नेक्स्ट है कि समाजमिति समाजशास्त्र की एक क्या है? कि एक क्या है? विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र व्यवहारिक का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यवहारिक का नहीं, क्या का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? क्या का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान नहीं, व्यवहारिक विज्ञान है। और फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे? तो इमानुएल दुर्कहेम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा। यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते थे, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने कहा है? तो इमानुएल दुर्कहेम जी ने कहा है। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर आप लोग देखिएगा, वो है मूल अवधारणाएं। तो मूल अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, इन सभी को पढ़े थे, राजनीतिक दल को पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है कि भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है। तो जो भीड़ होता है, ठीक है, वो एक क्षण भर समय के लिए एक जमा होता है। ठीक है, तो ये अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजनीतिक दल किस प्रकार का समूह का उदाहरण है। तो जो राजनीतिक दल है ये द्वितीयक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो चार्ल्स कूले। इन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी? तो 1909 में की थी। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा के महत्व का उल्लेख सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया था। तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह किनके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया था। तो चार्ल्स कूले ने किसका नाम किए थे? प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट है किन दो समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। तो समनर और चार्ल्स कूले जो वर्गीकरण किए थे वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप लोग मुझे बताइए कि समनर ने कौन से समूह का वर्गीकरण किया था, उनके समूह का वर्गीकरण का नाम क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो जो प्राथमिक समूह होता है उसमें उसकी विशेषता क्या है? तो उसमें आमने सामने का संबंध पाया जाता है, उद्देश्यों की समानता होती है, संबंध क्या होते हैं? स्वाभाविक संबंध होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल आपका होगा जैसे परिवार में होता है उस टाइप का होता है। संबंधों में स्वाभाविकता देखने को मिलती है, लेकिन जो बड़ा आकार है ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो जाएगी, तो आंसर इसका यही हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित समूह में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो आपका परिवार हो जाएगा, क्रीड़ा समूह हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा, लेकिन जो अस्पताल है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण समनर महोदय ने किया है? तो नहीं, ये तो चार्ल्स कूलर जी ने दिया है। नेक्स्ट है समूह के पारस्परिक संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो समूह में तो पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है, तो यानी ये भी गलत है। नेक्स्ट है सही कथन यहाँ पे चुनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेल ने स्थायित्व के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है, या क्षेत्रीय समूह एवं हित समूह के प्रति चेतन समूह का वर्गीकरण मैकआइवर तथा पेज ने किया है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्षेत्रीय समूह हित समूह के प्रति जो वर्गीकरण है वो मैकआइवर तथा पेज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह से हमारा तात्पर्य एक ऐसा संग्रह से है जिसमें एक दूसरे के बीच सामाजिक संबंध निश्चित हो गए हैं। किन्होंने ऐसा कहा है? तो ये कथन किनका है? ये जो कथन ये मैकआइवर एवं पेज महोदय का है। नेक्स्ट है मैकआइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा में किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया है? तो मैकआइवर और पेज की जो परिभाषा है उन्होंने क्या दिया कि समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामाजिक संबंधों के जाल पर इस पर ज़्यादा ही जोर दिया गया है, यही इनकी परिभाषा का एक मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट है कि समूह के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो समूह क्या है? समूह में पारस्परिक संबंध जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि समूह की ऐसी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करने की बात की है। मतलब समूह में ऐसी परिभाषा किसने दी है कि एक दूसरे को वो प्रभावित कर सके। तो ये जो कथन है ये आपका आर्गवन एवं निम्कॉफ महोदय जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग मुझे बताइए कि फोकवेज जो है ये किसकी पुस्तक का नाम है? मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए फोकवेज किसकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो समूह की विशेषता व्यक्त नहीं करता है? तो देखिए समूह जो होता है इसमें व्यक्तियों का समूह में होना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति नहीं समूह में रहेंगे तो समूह का निर्माण कैसे होगा? फिर समूह के अंतर्गत आपका एकता की भावना भी पाई जाती है, एकता की भावना भी आवश्यक होती है। समूह की सदस्यता जो है वो अनिवार्य होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर बोल रहा है कि समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। तो हाँ, तो आप मान लीजिए किसी ग्रुप के सदस्य बनेंगे तो उसमें तो आपका एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध होना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो इसकी विशेषता नहीं व्यक्त करता है। तो समूह की जो सदस्यता है ये अनिवार्य होती है, ये आपका सही इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह से संबंध कौन सा कथन गलत है? तो समूह के लिए औपचारिक संबंधों का होना आवश्यक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि द्वितीयक समूह ऐसे हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव रहता है? तो ये जो कथन है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन चार्ल्स कूले जी के द्वारा दिया गया है कि जो द्वितीयक संबंध है उसमें आपसी घनिष्ठता का अभाव रहता है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है कि प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसने किया है? चार्ल्स कूले महोदय ने। समूह व्यक्तियों की एक क्या है? तो समूह जो होता है ये संबंध सूचक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? संबंध सूचक इकाई होती है। नेक्स्ट है कि समूह व्यक्तियों की एक क्या है? तो ये संबंध सूचक इकाई है। नेक्स्ट है कि किसी भी समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। हम किसी भी मान लीजिएगा आप ग्रुप के सदस्य या आपकी इच्छा पर, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको बनना ही होगा, ठीक है, ये आपकी इच्छा के पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समूह की अपनी निश्चित संरचना होती है। हर एक समूह का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अलग नियम कानून होते हैं, उसकी अलग व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कि आपका जाति हित के प्रति चेतन समूह का एक उदाहरण है जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैकआइवर एवं पेज ने भी स्वीकारा है कि समूह का वर्गीकरण प्राथमिक तथा द्वितीयक में ही
करना चाहिए। प्राथमिक और द्वितीयक में वर्गीकरण तो चार्ल्स कूले जी ने किया है, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, तो मैकआइवर एवं पेज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीयक समूह में आमने सामने का संबंध ही उसकी वास्तविक विशेषता है। ठीक है, द्वितीयक समूह का उदाहरण क्या है, तो राजनीतिक पार्टी जो हो जाएंगे वो द्वितीयक समूह के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है परिवार ही मानव स्वभाव के गुणों का आधार तैयार करता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको समाजीकरण के टॉपिक में भी बताया कि जो बच्चा होता है उसका समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। तो परिवार क्या है, इसमें मानव के स्वभाव के गुणों का एक आधार तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किनका है, तो ये जो कथन है आपका चार्ल्स कूले महोदय जी का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसे समूह जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव रहता है वो कौन से समूह के अंतर्गत आ जाएंगे, तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत। क्षेत्रीय समूह का एक प्रमुख उदाहरण क्या है, तो समुदाय हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकआइवर तथा पेज ने समूहों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो 3 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट है कि डैश में संबंध स्वतः निर्मित होता है, तो जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें संबंध स्वतः निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह में मैं का अस्तित्व कौन लेता है, हम में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं, उस समूह के सदस्य होते हैं, उसमें आपसी घनिष्ठता होती है, तो मैं के स्थान पे हम हो आ जाता है, सबकी भावना सबके विचार इसमें लिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह की एक प्रमुख विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो अप्रत्यक्ष संपर्क। द्वितीयक समूह में कैसे संपर्क होते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीयक समूहों में औपचारिकता होती है, कैसी होती है, तो ये औपचारिकता द्वितीयक समूह में हमें देखने को मिलती है। तो जो मूल अवधारणाएं थी, हमारा टॉपिक चैप्टर 2 क्या था, हमारा मूल अवधारणा ये कंप्लीट होता है। तो चलिए चैप्टर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 3 है सामाजिक संस्थाएं। हम लोग चैप्टर 4 तक के एमसीक्यू को और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सामाजिक संस्थाएं, पहला है कि निम्नांकित में किनमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो जो नायर जनजाति होती हैं वहाँ पे बहुपति विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री ने परिवार के संगठन में रक्त संबंध पर अधिक जोर दिया है, तो किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होता है, तो जो परिवार होता है इसमें प्रत्यक्ष सहयोग की भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि किसने परिवार को एक मनोवैज्ञानिक आराम गृह माना है, तो सदरलैंड एवं वुडवर्ड में। और आपको इस प्रकार के ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो परिवार की जो प्रकृति है ये अस्थायी है, ये सही नहीं है, जबकि परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई होती है। परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी है। परिवार में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके शब्दों में परिवार लगभग एक स्थायी समिति है, तो आर्गमन एवं निमकॉफ जी के द्वारा ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य परिवार से संबंध है, तो परिवार के अंतर्गत आपका समाजीकरण होता है, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, अर्थात ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है मैकआइवर तथा पेज के अनुसार परिवार का कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो आप ऑप्शन को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि सार्वभौमिकता यानी सभी जगह पाई जाती है। विस्तृत आकार, हर परिवार का क्या आकार बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सही कथन चुनने, सही कौन सा लक्षण नहीं बोल रहे हैं। लेकिन परिवार के अंतर्गत आपका भावनात्मक, मतलब आप मन से जुड़े हुए रहते हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं, और सामाजिक नियमन होते हैं। मतलब परिवार, जो हम लोग कल का टॉपिक पढ़े ना, सामाजिक नियंत्रण यानी सामाजिक नियमन, हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है, हमारे ऊपर कि हम कोई गलत काम ना करें, ये सब चीज़ें कहाँ देखी जाती है, तो परिवार के अंतर्गत जो है ये आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कथनों में परिवार से संबंध कौन सा कथन सही नहीं है,
तो परिवार जो है ये कुछ लोगों का संग्रह है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। परिवार जो है ये सार्वभौमिक संस्था है, ठीक है, उसमें यौन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ये सभी होगा, लेकिन कुछ लोगों का ही संग्रह है, ये जो कथन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि परिवार की उत्पत्ति के बारे में मैकाइवर तथा पेज के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार मानव जीवन के विकास में कभी कोई अवस्था नहीं थी जब परिवार नहीं था। ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि कौन से समाजशास्त्री ने परिवार को एक समिति के अतिरिक्त एक संस्था भी कहा है। तो ये कथन किनका है, ये मैकाइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। तो बेकोफेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बेकोफेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार का जैविकीय कार्य नहीं है। तो देखिए, परिवार जो होता है उसमें संतानोत्पत्ति होती है, ठीक है, आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, बच्चों का पालन पोषण होता है, लेकिन सहयोग एवं श्रम विभाजन ये चीज़ें परिवार का जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल कार्य ये नहीं होता, बल्कि ये एक आर्थिक कार्य होता है, ठीक है। ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि इसमें से आर्थिक कार्य कौन सा है, तो इसको फिर आपको सही करना होगा। नेक्स्ट है कि पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का निम्नांकित में कौन सा आधार है। तो जो पितृवंशीय परिवार है ये वंश का आधार होता है। कैसा आधार होता है, वंश का आधार होता है। नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो जो वेस्टरमार्क थे वो एक विवाह का सिद्धांत दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जब एक स्त्री के एक समय से अधिक पति होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका एक समय में बहुत सारा पति है, तो उसको बहुपति विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फैमिली जो है ये किस शब्द, फैमिली जो शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया। तो पहले तो हम लोग को जान लेना होगा कि फैमिली जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये किससे लिया गया है, तो फैमुलस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि परिवार एक स्थायी है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो अथवा नहीं। तो परिवार क्या है, एक प्रकार का समिति है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है, तो ये प्राथमिक इकाई है। नेक्स्ट है अन्य समूहों की तुलना में परिवार का आकार कैसा होता है, तो छोटा होता है, विस्तृत आकार इसमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एक डैश के रूप में परिवार की प्रकृति स्थायी होती है। तो एक संस्था के रूप में परिवार की जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है, कि स्थायी है मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन के लिए बना है फिर वो परिवार भंग हो जाएगा। संस्था जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, कि जब उस लाभ की पूर्ति हो जाए तो फिर संस्था जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार की प्रमुख विशेषता है क्या है, तो ये सामान्य निवास इसके अंतर्गत आता है, सभी लोग एक ही जगह पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि मैकाइवर तथा पेज की राय में सभी सामाजिक रूपों में परिवार क्या है, ये एक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट है कि परिवार मनुष्य का समाजीकरण का एक प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है परिवार मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है जिसके ऊपर प्रत्येक समाज का अस्तित्व जो है वो निर्भर करता है, क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि एकाकी परिवार को नाभिकीय न्यूक्लियर फैमिली भी बोला जाता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एकाकी परिवार को न्यूक्लियर या फिर नाभिकीय परिवार भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भातृ बहुपतिक परिवार यानी बहुविवाही परिवार का एक भेद है। नेक्स्ट है कि एक विवाही विवाह की प्रथा के आधार पर हिंदुओं में प्राय कैसा परिवार पाया जाता है, एक विवाही परिवार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि डैश के अनुसार परिवार एक समिति और संस्था है। तो मैकाइवर एवं पेज क्या मानते हैं कि परिवार जो है यह एक समिति भी है और एक संस्था भी है। नेक्स्ट है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक काल तथा के समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। और हाँ ये सही भी है कि परिवार जो है ऐसा कोई भी आप समय नहीं देख सकते जहाँ पे परिवार आपको देखने को ना मिले। तो यहाँ तक हम लोग का चैप्टर 3 का MCQ था जो कि कवर हुआ। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते चले।
आज का फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो है संस्कृति और समाज। इसी के अंतर्गत हम लोग संस्कृति पढ़े थे, संस्कृति के प्रकार पढ़े थे, सामाजिकरण पढ़े थे, इसके सामाजिकरण का सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण को पढ़े थे। अब देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन भी इससे आते हैं, और भी डिटेल्स में आपको क्वेश्चन जानना है कि सामाजिकरण के और भी डिटेल्स में क्वेश्चन संस्कृत, तो फिर आप बोलिएगा तो मैं मॉर्निंग के क्लास में उन सभी को भी कवर करवाते हुए चलूँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने संस्कृति के लिए अधिसावयवी शब्द का प्रयोग किया था? अधिसावयवी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो क्रोबर महोदय जी के द्वारा। नेक्स्ट है अभौतिक संस्कृति का कौन सा उदाहरण है कि अभौतिक संस्कृति है? ठीक है, तो ये लोकाचार हो जाएगा। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, संस्कृति के दो रूप हैं। नेक्स्ट है संस्कृति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो संस्कृति सीखी नहीं जाती। हाँ, संस्कृति सीखी जाती है, हम सीखते हैं संस्कृति को, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कारक व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो संस्कृति जो है ये प्रभावित करती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृति, और आपका क्या पढ़ रहा है टॉपिक? समाज। ठीक है, तो संस्कृति से आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण हो जाएगा भौतिक संस्कृति का? तो आपका जो बर्तन, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो संस्कृति से। नेक्स्ट है कि संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा गया है, किसने कहा है? तो ब्लूम तथा सेल्जनिक ने। सांस्कृतिक सामाजिक विरासत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो आर्कबर्ट महोदय जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति आत्मपन्न व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है वो क्या होता है? सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। ये कथन किसका है? तो न्यू मेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? तो स्टीवर्ट और गिलिन महोदय का है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों यानी लिविडो से निर्धारित कौन से विद्वान करते हैं? लिविडो, यानी लिविडो नाम आएगा तो वो फ्रायड महोदय आ जाएंगे। नेक्स्ट है लिविडो की अवधारणा किस विद्वान से रिलेटेड है? तो फ्रायड महोदय से। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सामाजिकरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो सामाजिकरण की जो प्रथम अवस्था है वो होती है मौखिक अवस्था। ठीक है, हम लोग सामाजिकरण की अवस्थाओं को भी पढ़े थे। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। ऐसा किस समाजशास्त्री ने कहा था? तो ऐसा जॉनसन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिकरण जो है ये क्षमताओं का विकास करता है, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाता है, आधारभूत नियमबद्धता का विकास करता है। तो ये आपका तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सामाजिकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, क्षमताओं का विकास करना, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इड, ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये आपका सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इमानुएल दुर्खैम जी हो जाएंगे। सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खैम जी ने। जब आप देखिएगा कि जब पाश्चात्य समाजशास्त्री को पढ़िएगा इमानुएल दुर्खैम, तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे वो आपको मतलब जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट मटेरियल होंगे जो भी उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट ये कूले का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो मैं और मुझे से है। फ्रायड किससे संबंधित है? तो इड, ईगो और सुपर ईगो से संबंधित है।
नेक्स्ट, समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना क्या कहलाता है? अगर हम मतलब जो समाज स्वीकार नहीं कर रहा उस प्रकार के व्यवहार को अगर हम सीख लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? नकारात्मक सामाजिकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नकारात्मक सामाजिकरण। अब फिर इन द ब्लैंक्स हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हर्स्कोविट्ज महोदय का है। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट वीरस्टेड के अनुसार संस्कृति को जटिल समग्रता कहा गया। आपको पूछ देगा जटिल समग्रता किसने कहा है? तो जो आपका रॉबर्ट वीरस्टेड हो जाएगा। संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा किया गया था? तो टाइलर महोदय की जी के। तो मैंने जब संस्कृति आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसी में पहला ही पॉइंट आप लोग को यही लिखवाया था कि संस्कृति शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो टाइलर महोदय ने। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति तत्व बोला जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? तो रूथ बेनेडिक्ट। संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव से संबंध में राष्ट्र चरित्र की धारणा किसने दी है? तो मार्गरेट मीड। संस्कृतिकरण द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के अस्तित्व का, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, उसका विकास होता है। व्यक्तित्व संस्कृति से प्रभावित होता है। लोगों की बोली सांस्कृतिक तत्व के परिचायक हैं। संस्कृति के लिए अधिशाव्य शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो क्रोबर महोदय जी के द्वारा। सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकना, यह सामाजिकरण का उद्देश्य है। समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना क्या होता है? नकारात्मक सामाजिकरण होता है। क्या होता है? नकारात्मक सामाजिकरण। तो यहाँ तक हम लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इसी बुक का जो क्योंकि 11 क्लास में 2 बुक है तो उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखने को मिलेगा कि अनुसंधान से संबंधित। तो उसके क्लास को पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।